सत्ता की शुरुआत लेकिन संसद की उस बहस से करते हैं जो देश के छात्रों और परीक्षाओं का भविष्य तय करने वाली है। लोकसभा की परीक्षा पास करने के बाद एंटी पेपर लीक बिल आज राज्यसभा पहुंच गया। अब राज्यसभा में इसकी अग्नि परीक्षा चल रही है और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिसके बाद बहस की शुरुआत हुई। इस चर्चा में सबसे तीखा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और उन्होंने पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांट कर रखा। पेपर लीक पर सरकार की नाकामी, छात्रों पर लाठीचार्ज का जिम्मेदार कौन, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है। इसके अलावा खड़गे ने सरकार से परीक्षाओं के लिए फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर की मांग की और ये कहा कि सरकार खाली पदों को भरे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है? ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है। धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। हाँ, और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। पेपर लीक की इस चर्चा में मनुस्मृति की भी एंट्री हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश को बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति के आधार पर चलाना चाहते हैं। खड़गे ने मनुस्मृति पर कुछ और भी कहा, जिस पर हंगामा हो गया। जेपी नड्डा ने इस पर एतराज जताया। बीजेपी ने इसे कार्यवाही से निकालने की मांग की। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जो बात खड़गे कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर की किताब का हवाला भी दिया। आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार
छीन ले रहे हैं। और मैं Please conclude. Garge ji, please conclude. Now already 15. तुम्हारे वजह से खराब हो। When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात चले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एंड शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुक बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक हिंद अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी दलों ने भी पेपर लीक पर सरकार की आलोचना की, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब कोई प्रश्न पत्र लीक होता है तब केवल परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं होती, बल्कि व्यवस्था के प्रति विश्वास भी आहत होता है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं हो सकती कि उसका युवा पीढ़ी अपनी संस्थाओं पर विश्वास खोने लगे। इसी कारण मेरा विनम्र आग्रह है, इस विषय को राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर न तौला जाए। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेसिकली ये गलती हमारी सरकारों से हुई है। पहले राज्यों के हाथ में था पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट या कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, इतने घपले नहीं होते थे कि जो सीट पर बैठे हुए लोग हैं उनको इतनी दिक्कत होगी कि इसके पेपर को लीक करने से मुश्किल होगी, रोकना बहुत मुश्किल। इसलिए मेरा ये मत है, सुझाव है कि पहले की तरह नीट को, राज्यों को नीट की बजाय राज्य अपने तरीके से करें। आज जो हमारे युवाओं को जो अवसर चाहिए, वो अवसरों की वृद्धि भी हुई है। उस अवसरों की वृद्धि में मुख्य कारण ये है कि आज हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या अनेक जो शिक्षा के जो हमारे अलग अलग जो कोर्सेज हैं, उसको बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इसीलिए वो आपके बाजू में बैठे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी जो बातें हैं, ये फिजूल में हम लोग केवल दूसरी तरफ हमारा ध्यान न केंद्रित करते हुए इसमें प्रणाली में क्या हम सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चिंता करें। ये बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मानवर।
पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। राज्यसभा में विपक्ष और सरकार पेपर लीक से बैलेट गन तक उलझी रही, लेकिन संसद के बाहर विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो क्या जिस लड़के को पैलेट गन के छर्रे लगे वो आसमान से आए थे। इस पर बीजेपी का जवाब था, गृह मंत्री डरते नहीं हैं, डराने वाले हैं। कुल मिलाकर सदन के बाहर पैलेट गन पर खूब सियासी डायलॉग बोले गए। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही। तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होंगे। Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament, and you are not even allowing LOP to speak. देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की। अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। संसद में पूरे दिन तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और तनाव का माहौल रहा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। मामला संसद परिसर के मकर द्वार का है, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की नजर पोस्टर पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कल्याण बनर्जी से कहा, टीएमसी में तो कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए थे। बस यहीं से दोनों नेताओं के बीच दिलचस्प बातचीत शुरू हो गई। बात टीएमसी के बागी नेताओं से शुरू हुई, फिर ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने तक पहुंची और देखते ही देखते गांधी परिवार और राजीव गांधी के दौर की राजनीतिक यादों तक जा पहुंची। संसद के मकर द्वार पर हुई इस दिलचस्प बातचीत को आप सुनिए, कैसे टीएमसी के बागियों से शुरू हुई चर्चा ममता बनर्जी और राजीव गांधी तक पहुंच गई। कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? एक पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं था, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो ओनली 2-3 आदमी तो चला गया और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना। क्या यार तुम लोग, अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तो दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत, आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक्ट एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में।
फिरोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया, प्रणब का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उससे दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। राज्यसभा से अलग लोकसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। राज्यसभा में ये पहले ही पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। इस कानून के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, उसका अपमान करना या गायन में व्यवधान पैदा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। इस बिल के पास होने पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई और इसे संविधान के विरुद्ध बताया। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर संसद में हंगामा हो रहा है। तो आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कई अहम बातें कही। ये याचिका पूर्व IPS यशोवर्धन आजाद तथा 2 ऐसे लोगों ने दायर की थी जिनका दावा है कि वो पैलेट गन से घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। भीड़ नियंत्रण के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग होना चाहिए, जबकि पैलेट गन बहुत घातक है। याचिका में ये मांग की गई कि पंप एक्शन राइफल या पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पुलिस के नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। जब तक इन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, इसे गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल ये देखकर भी किया जाता है कि भीड़ कैसी है। जिस भीड़ पर इस्तेमाल हुआ वो हिंसक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो किसी खास मामले में पैलेट के इस्तेमाल की जांच करने के खिलाफ नहीं है। पैलेट्स को लेकर याचिकाकर्ता को ये मांग करनी चाहिए कि इसके लिए स्पष्ट नियम या प्रोटोकॉल बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने को कहा। पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। साथ ही जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान RAF के गोला बारूद, हथियार और ड्यूटी पर मौजूद लोगों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। इसके अलावा दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पैलेट गन से घायल हुए लोगों को सही इलाज मिले। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि जब छात्र या नागरिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए, लेकिन अपनी पुलिस को ऐसे उपकरणों से लैस करें कि उन्हें ऐसे कदम उठाने को मजबूर ही ना होना पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए सहमति जताई। जिस पैलेट गन को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो रही है, उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में और कैसे किया जा सकता है, इसे भी आइए समझ लेते हैं। प्रदर्शन, हिंसा या दंगे की स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होता है। जब लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन या दूसरे कम घातक उपाय असरदार न हो, भीड़ हिंसक हो जाए जिससे जान माल या सुरक्षा बलों को गंभीर खतरा हो। सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही हो सकता है। SOP के अनुसार सिर, चेहरा, आंख, गर्दन और छाती पर निशाना नहीं लगाया जाता। पैलेट गन का निशाना कमर के नीचे, आमतौर पर पैरों की ओर रखा जाता है ताकि व्यक्ति को रोका जा सके। बहुत कम दूरी से पैलेट फायरिंग नहीं की जाती क्योंकि इससे गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ उतनी ही फायरिंग की जाती है जितनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हो। फायरिंग की परिस्थितियों, आदेश देने वाले अधिकारी और परिणाम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। कई मामलों में बाद में पोस्ट इवेंट रिव्यू या जांच भी की जाती है। संसद के अंदर पेपर लीक बिल पर सियासी चिंगारियां हैं।
संसद के बाहर चढ़ावा चोरी वाला कलेश है। देश में सड़क से शिक्षा तक कई गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों के बीच एक रंग को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। इस कलेश का केंद्र बिंदु है भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी, जिसका रंग हॉकी इंडिया ने बदल दिया है। अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की जर्सी को केसरिया रंग में दिखाया गया है और अब यही केसरिया रंग कई आंखों को बहुत चुभ रहा है और मामला सियासी रंग ले चुका है। वैसे तो ये फैसला हॉकी इंडिया का है, लेकिन इसके जरिए सरकार पर सवालों के स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं। पहले हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ आएगी। पहली तस्वीर भारतीय हॉकी टीम की पुरानी जर्सी की है, जिसका रंग नीला था। कई वर्षों से हॉकी टीम के खिलाड़ी इसी जर्सी को पहनकर खेल रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ी जो जर्सी पहनने वाले हैं उसका रंग केसरिया है। इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम की केसरिया जर्सी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब किसी दौर में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे वीरेन रास्किन्हा ने फैसले का विरोध किया और नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस पर हॉकी इंडिया की ओर से भी बयान आ गया है। वीरेन रास्किन्हा लिखते हैं, हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये फैसला शर्मनाक है। खिलाड़ियों ने कई वर्षों से नीली जर्सी पहनी है और फैंस भी मेन इन ब्लू को देखना चाहते हैं। जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है कि जिस केसरिया रंग को जर्सी के लिए चुना गया है वो तिरंगे के रंग में से एक रंग है। हॉकी के मैदान से जब से मामला सियासत के कॉरिडोर में पहुंचा तो इस पर कलेश और बढ़ गया। प्रियंका गांधी ने सरकार और आरएसएस के विरोध में बयानों के फ्री हिट लगाए तो दूसरे नेता भी सियासी गोल करने में जुट गए। उस पर एक रील भी देखिए। कहां से आई? आसमान से गिर गई? हमारे कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों की तरफ से, कैप्टन्स, उनकी तरफ से सेशन आया था। 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए। और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। इनको भी ये ऑरेंज कलर में रंगेंगे लोग। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। ये पेड़ों को भी हरे रंग से इसको ऑरेंज कलर करेंगे, अब देखिएगा। अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। लेकिन ब्लू तो पहचान रही है इंडियन टीम की। हाँ, तो फिर ब्लू क्यों नहीं रखते? हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? ये क्रांतिकारियों का देश रहा है, क्रांति हुई है, मैरून खून भी रहे हैं, मुझे तब देश आजाद हुआ, तब लोग आज स्वतंत्र खेल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, तो क्रांतिकारी है। तो इसलिए भारतीय जो हमारा रंग है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। हमको लगता है जो भी रंग तो पसंद किया सरकार ने, उसको लोगों को पसंद करना चाहिए। क्रिकेट हमारा भारतीय खेल नहीं है, उनको पता होना चाहिए भारतीय खेल हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हॉकी के ऊपर जितनी हमारी पकड़ है, जितनी हमारी पहचान है, उसके लिए भगवा रंग होना ये बड़े ही स्वागत के योग्य है। इस विवाद को लेकर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग क्यों बदला गया और किन परिस्थितियों में बदला गया। हॉकी इंडिया का तर्क है कि जर्सी के रंग बदलने का सुझाव खिलाड़ियों की ओर से ही आया और प्लेयर्स के साथ कोच से लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। हॉकी इंडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मैदान के टर्फ का रंग भी नीला है और खिलाड़ियों की जर्सी का रंग भी नीला था। खिलाड़ियों की शिकायत थी कि नीला रंग मर्ज होने से मैदान पर विजिबिलिटी में दिक्कत होती थी। विकल्प के तौर पर जर्सी के लिए पीले और केसरिया रंग का सुझाव मिला था और आखिर में सबकी सहमति से जर्सी का रंग केसरिया रखने का फैसला हुआ। हॉकी इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज में शामिल ये रंग साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और हॉकी टीम की जर्सी का हर पैटर्न, हर रंग एक कहानी कहता है।
हॉकी इंडिया की ओर से केसरिया जर्सी वाला एक वीडियो भी जारी किया गया है, वो भी हम आपको आइए दिखाते हैं, जिसमें जर्सी के एक एक हिस्से पर बने डिजाइन और उसके मायने समझाए गए हैं। वैसे आज हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की लाइब्रेरी से कुछ तस्वीरें भी निकाली हैं, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी खास इवेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदला गया हो। ये तस्वीर 2010 की है, जब इंडियन टीम की जर्सी का रंग लाइट ब्लू था और भारतीय टीम के खिलाड़ी साल 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में इसी जर्सी को पहनकर खेले थे। अगली तस्वीर 2014 की है, जिसका जिक्र हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने अपने बयान में किया है। 2014 के हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पीली जर्सी में नजर आई थी। 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग फिर से बदल गया और फिर इसे स्काई ब्लू यानी आसमानी रंग का कर दिया गया। 2023 में भारतीय टीम की जर्सी स्काई ब्लू से गाढ़े नीले रंग की हो गई और मैन इन ब्लू ने इस जर्सी को पहनकर वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के लिए ये रंग केसरिया हो गया है, जिस पर बड़ा कलेश है। अब नजरिया 9। किसी टीम की जर्सी सिर्फ कपड़ा या रंग नहीं होती, समय के साथ उससे खिलाड़ियों की जीत, हार, संघर्ष और समर्थकों की यादें जुड़ जाती हैं। इसलिए पुराने रंग से लगाव होना स्वाभाविक है और जर्सी बदलने पर सवाल उठना भी गलत नहीं है। लेकिन इस भावनात्मक लगाव को रंगों की राजनीति में बदल देना भी उचित नहीं। हर रंग में धर्म, विचारधारा या किसी राजनीतिक संदेश की तलाश होने लगे और उसे पहचान या सम्मान से जोड़ा जाने लगे तो खेल पीछे छूट जाता है और विवाद आगे आ जाता है। रंग को विभाजन का हथियार मत बनने दीजिए। जर्सी का रंग क्या हो, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन असली बहस इस पर होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को कैसी ट्रेनिंग, सुविधाएं और समर्थन मिल रहा है। वैसे ये बात मन में सेव कर लीजिए कि मेडल हमेशा मेहनत, प्रशिक्षण, मजबूत खेल व्यवस्था और प्रतिभा से आते हैं, किसी खास रंग की जर्सी से नहीं। और सबसे अच्छा रंग विजय का होता है, मेहनत से प्राप्त की गई सफलता का होता है। सत्ता में आज लेकिन सिर्फ रंग वाला कलेश नहीं है, बल्कि नाम पर भी सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। अंग्रेजों के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का मशहूर कथन है, व्हाट्स इन अ नेम, मतलब नाम में क्या रखा है। इसका जवाब समझाने के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले भदोही लेकर चलते हैं, जिसका नाम पिछले 32 वर्षों में 3 बार बदला जा चुका है और फिर इसे बदलने का ऐलान सीएम योगी ने कर दिया है। कल वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा और सरकार इस जिले का पूर्व नाम फिर बहाल करेगी। सीएम योगी के इस बयान से यूपी में नया कलेश शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि नाम बदलने वाला ये खेल अब बंद होने जा रहा है। जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है। एक न्यूज रील इस पर भी आइए आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। पिछले 10 साल से हम नाम बदलते हुए देख रहे हैं। जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, उनसे क्या उम्मीद करोगे? ये नाम बदलने वाला खेल बंद होने जा रहा है। जनता तैयार है अपनी सरकार बदलने के लिए। सारे नाम जो महापुरुषों के नाम से थे, तो उस विषमता को समता में बदलने वाले महापुरुष हैं। इसलिए मैं योगी जी को विशेष रूप से सरकार को धन्यवाद, और जनता को जानना होगा कि कौन किसके साथ है। आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।